गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005। N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम, F फॉर फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले भी कई NCF बन चुके थे, तो उनमें भी नई नई तकनीकी शिक्षा की उपलब्ध कराई गई, परंतु सन 2004 में हमारे HRD मिनिस्टर ने लोकसभा में ये पेशकश की कि हमें शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। तो उनकी इस बात पर गौर किया गया और हमारे संविधान में, हमारी लोकसभा में इस बात पर विचार किया गया कि हाँ, हमारी शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। इसलिए NCF 2005 बना। इससे पहले भी NCF बन चुके थे। सबसे पहले NCF 1975 आया, उसके बाद NCF 1988 आया, उसके बाद NCF 2000 आया और उसके बाद इस NCF 2005 को संशोधित करके NCF 2005 बनाया गया। यानी NCF 1975, NCF 1988, NCF 2000। इससे पहले यानी 2005 वाले NCF से पहले 3 NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आ चुकी थी, परंतु इस NCF 2000 का संशोधन करके इसका संशोधित रूप NCF 2005 बनाया गया। अब हम देखेंगे कि ये जब इस HRD मिनिस्टर ने 2004 में लोकसभा में ये बात रखी कि हमें शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, तब NCERT ने एक बैठक की और वो बैठक हुई 14 जुलाई और 19 जुलाई को 2004 में। 14 जुलाई 2004 और 19 जुलाई 2004 में ये बैठक हुई। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हाँ, हमें शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। तब जाकर NCF 2005 बनाया गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो करिकुलम है ये कैसे, किस शब्द से बना है। तो ये शब्द से बना है CURRERE, क्यूरेरे, क्यूरेरे, ये शब्द से बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है रेस कोर्स। इसका जो अर्थ है रेस कोर्स या घुड़दौड़, इसका अर्थ होता है रेस कोर्स या घुड़दौड़। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि NCF 2005 क्यों बनाया गया। अब बात आती है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे। और इसके निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निदेशक थे और प्रोफेसर यशपाल के साथ ये इनके 38 सहयोगी और थे, 38 सहयोगी थे। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता जो हुई NCF 2005 की, इसका हमें कैसे पता चला हमें शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, इसे कहाँ से पता चला। तो ये जो देन है
रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर, इनका एक लेख है, उस लेख का नाम है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति। इस लेख में इन्होंने बताया था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है और बच्चे को खेल में बहुत रुचि होती है, इसलिए बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस बात को देखकर कमेटी ने यह माना कि हाँ, एनसीएफ 2005 बनना चाहिए। तो अब बात आती है कि एनसीएफ 2005 जो बना, इसके उद्देश्य क्या थे। एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य। इसके उद्देश्य थे कि बच्चों से जो पाठ्यक्रम का भार है, बच्चों का जो बस्ते का वजन है, पाठ्यक्रम का भार है, वो भार खत्म हो जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का भार खत्म होना चाहिए और बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि बच्चों को जो सर्वांगीण विकास हम करेंगे, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसा भी हम बच्चे का विकास करेंगे, उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। उन्हें किनको, बच्चों को उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। बच्चों का जो हम विकास करेंगे उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। अब इसकी शर्तें क्या थी, हम शर्तें पढ़ेंगे। इसकी शर्तें थी कि सबसे पहले बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाए, यानी बच्चा खुद से करके सीखे। करके सीखने पर बल दिया जाए। नंबर 2 शर्त थी कि बच्चे का जो शिक्षण कार्य हो वो मातृभाषा में होना चाहिए, यानी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बच्चों को उनकी मातृभाषा में, यानी जैसे कोई हिंदी बोलता तो हिंदी में, इंग्लिश बोलता तो इंग्लिश में, पंजाबी बोलता तो पंजाबी में, गुजराती बोलता है तो गुजराती में, तेलुगु बोलता है तेलुगु में, यानी उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा को पहले से ही बोलता है। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और नंबर 3 हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो रटना है, उस रटने पर रोक लगनी चाहिए, यानी बच्चा करके सीखना चाहिए, उस पर रटने पर उसकी रोक लगाई जानी चाहिए। नंबर 4 आता है कि बच्चे को जीवन से जोड़कर उसकी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को उसके जीवन से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए। जीवन से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए। उसके जीवन से जोड़कर यानी स्कूल से बाहरी वातावरण से जोड़कर, बाहरी वातावरण से जोड़कर, यानी उसे केवल स्कूल से ही नहीं, जो बाहर उसके समाज में हो रहा है उस वातावरण से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए। और नंबर 5 है कि जो हमें पुस्तक केंद्रित जो शिक्षा है, पुस्तक केंद्रित शिक्षा का अंत हो जाना चाहिए, यानी जो पुस्तक केंद्रित शिक्षा है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। यानी इसके बाद ये शर्त थी कि परीक्षाओं को लचीला बनाया जाए, यानी लचीली परीक्षाएं। और इसी में कहा गया कि खुली किताब, यानी बच्चे के सामने किताब रख देनी चाहिए। और जो समय की बाउंडेशन है, यानी
समय निर्धारित नहीं होना चाहिए, लचीली परीक्षाएं होनी चाहिए, खुली किताब होनी चाहिए और समय का भी कोई इसमें बंधन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं नंबर 6 ले सकते हैं। नंबर 7 हम ले सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा देनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देनी चाहिए। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि परीक्षा के कारण जो बच्चे में तनाव होता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षा के कारण कारण परीक्षा के कारण तनाव समाप्त होना चाहिए और परीक्षाओं को कक्षा की गतिविधि से हमें जोड़ना चाहिए, यानी परीक्षाओं को कक्षा की गतिविधि से जोड़ना चाहिए और अधिक लचीला बनाना चाहिए। परीक्षाओं को कक्षा की गतिविधि से जोड़ना चाहिए। और इसके बाद हम कह सकते हैं नंबर नेक्स्ट कि कल्पना व मौलिक कार्यों में बच्चे की भागीदारी होनी चाहिए, यानी बच्चे से पूछना चाहिए कि क्या आपने सर्कस देखा है, तो उसमें बच्चा कल्पना करेगा कि सर्कस में आपने क्या क्या देखा, तो वो सोचकर आपको बताएगा। इस तरीके से यानी मौलिक कार्य, इसी तरह के कार्यों में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। कल्पना व मौलिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। और हमें जो है बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। यदि बच्चा खेलना चाहता है उसको खिलाना चाहिए, खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। और हम मैथ ज़बरदस्ती पढ़ाएं, बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी सभी बच्चों की रुचि के अनुसार हमें शिक्षा देनी चाहिए। रुचि के अनुसार शिक्षा, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। और हमें शिक्षण सूत्रों का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, यानी अधिक प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, यानी जैसे बच्चा जानता है किसी चीज़ को, हम उससे कहेंगे कि आपने कुत्ता देखा है, कि हाँ देखा है, और हम उसके बाद उसको भेड़िए के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसको ज्ञात है कुत्ता कैसा होता है, तो अज्ञात की ओर हम ले जाएंगे कि जैसा कुत्ता होता है कुछ देखने में ऐसा ही, उसकी भी 4 टांगें होती हैं, मुंह भी कुछ ऐसा ही होता है, इतना ही ऊंचा होता है। यानी कुत्ते ज्ञात से लेकर हम अज्ञात भेड़िए की तरफ, यानी अज्ञात की ओर बच्चे को ले जाएंगे, तब बच्चा आसानी से समझ जाएगा। यानी सरल से कठिन की ओर, जैसे पहले सरल बात बताई जाए और फिर उसको कठिन बात बताई जाए। यानी कोई पौधा है तो उसके बारे में पहले पौधा पूरा दिखाया जाए, उस पौधे के बारे में बताया जाए, उसके बाद पौधे के पार्टों को बताया जाए। इस तरह से बच्चा सरल से कठिन की ओर आसानी से सीख जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है, उससे अमूर्त की ओर जो दिखाई नहीं दिया है। यानी कोई चीज़ अगर हम बताना चाहते हैं बच्चे को, तो हम जैसे बताना चाहते हैं हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है और सामने कोई पक्षी उड़ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि जैसे ये पक्षी उड़ रहा है इसी तरह से हवाई जहाज़ उड़ता है। इस तरह से हम बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा दे सकते हैं, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं नंबर 13 के बच्चों को रोजगार देने वाली शिक्षा देनी चाहिए, यानी रोजगार परक शिक्षा।
इसको हम कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी उनके जीवन से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए। जीवन से जुड़ी शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए। और नेक्स्ट ये शर्त थी कि जो शिक्षक होंगे उनका प्रति 6 माह, शिक्षकों का प्रति 6 माह में प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके बाद जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, जैसे एनसीसी, एनएसएस, संगीत, चित्रकला, यानी जो कहते हैं हम एक्टिविटीज़, ये भी होनी अनिवार्य हैं। नेक्स्ट 17 नंबर है, हम कह सकते हैं कि बच्चे की क्षमता के अनुरूप हमें बच्चे की क्षमता के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए, यानी बच्चे की जितनी क्षमता हो उसके अनुसार ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ 2 सवाल कर सकता है और उससे हमने 10 सवाल दे दिए, या बच्चा सिर्फ बिना हासिल वाले सवाल कर सकता है और हमें हासिल वाले सवाल हमने कराने शुरू कर दिए, या बच्चा सिर्फ जोड़ जानता है, हमने उसको डिवाइड कराना सिखा दिया, तो बच्चा जल्दी से नहीं सीख पाएगा और उन सवालों को नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की क्षमता के अनुरूप हमें शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि बच्चे को निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षा। अब निदानात्मक या उपचारात्मक क्या होता है? निदान मतलब होता है किसी समस्या को जानना, उपचार होता है उसका उपचार करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निदान किसी समस्या को जानना और उपचारात्मक मतलब उस समस्या को जानकर उसका हल निकालना। हम कह सकते हैं समस्या को जानना कहलाता है निदान, समस्या को जानना कहलाता है निदान, और समस्या का हल निकालना, समस्या का हल निकालना कहलाता है उपचार। यानी निदानात्मक और उपचारात्मक, यानी समस्या को जानने वाली शिक्षा, पहले हमें समस्या को जानना चाहिए, और उपचारात्मक यानी समस्या का हल हमें फिर निकालना चाहिए। और नेक्स्ट इसकी ये शर्त थी कि पुरस्कार जो हम बच्चे को दें, पुरस्कार जो हम बच्चे को दें तो पुरस्कार सीमित होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि हम बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं तो बच्चा पुरस्कार के लालच में ही पड़ रहा है, या बच्चे को ज़्यादा पिटाई कर रहे हैं तो बच्चा डर के कारण नहीं पढ़ पा रहा है। इसलिए बच्चे को पुरस्कार या पिटाई बहुत सीमित रखनी चाहिए, बहुत कम करनी चाहिए। इसकी एक शर्त थी कि कक्षा 5 और कक्षा 8 और कक्षा 11 में बोर्ड परीक्षाएं समाप्त करनी चाहिए, कि हमें कक्षा 8, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 11 में बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेनी चाहिए, बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ये इसकी शर्त रखी गई। और इन्होंने कहा कि पहले से ही सिलेबस निश्चित होना चाहिए कि बच्चे को 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, इस बात पर चर्चा की गई। और इन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा तो देनी चाहिए और साथ साथ में हमें मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी सिखानी चाहिए। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी सिखानी चाहिए, यानी बच्चों को अंग्रेजी भी सिखानी चाहिए। और
हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। पूर्व ज्ञान का उपयोग यानी क्लास में जाने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, यानी बच्चों का ये जानकारी करनी चाहिए कि बच्चों से ABCD आती हैं या नहीं। और बच्चे से ABCD नहीं आती और हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय बच्चे को वर्क देने लगें तो वह याद नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह थे हमारे NCF 2005 की कुछ शर्तें थी ये। अब बात आती है कि जो NCERT है उसकी स्थापना कब हुई। NCERT इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, 1961 में। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता कभी कभी, नेशनल करिकुलम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। और पूछ ली जाती कई बार तो कहीं कहीं एजुकेशन लिख कर दे देता है और इसको हटा देता है, तो ये ध्यान रखना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कभी कभी एजुकेशन लिख कर दे देता है तो हमें ध्यान रखना है एजुकेशनल है। इसके बाद इसी तरह से जब ये सेंटर में थी तो इसी तरह से स्टेट में भी SCERT की स्थापना हुई। अब SCERT की स्थापना कब हुई, 1986 में, 1986 में। इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी दोनों में सेम सी है, इसमें N फॉर नेशनल है, इसमें S फॉर स्टेट है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। एक बोर्ड था CABE। इस बोर्ड ने जो NCF 2005 को मान्यता दी थी तो इसने जो पास किया था ये 7 सितंबर 2005 को पास किया था, 7 सितंबर 2005 को। और इसकी जो फुल फॉर्म है, सेंट्रल एडवाइजरी, CABE इसकी फुल फॉर्म है CENTRAL, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी याद रखेंगे। और मैंने जो आपको बताया था NCF 2005 के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी थे। तो जो प्रोफेसर यशपाल जी थे उसमें एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में वे थे उसका नाम था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें प्रोफेसर यशपाल जी थे। यानी इसमें जो थे प्रोफेसर यशपाल जी, थे। इसमें 21 यानी 21 नेशनल फोकस ग्रुप थे, नेशनल फोकस ग्रुप थे। तो इस तरह से आज हमने जो पढ़ा है NCF 2005, इस NCF 2005 में जो बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें एक बात यही बताई गई कि हमें भेदभाव रहित शिक्षा देनी चाहिए। भेदभाव रहित यानी हमें भेदभाव नहीं करना है लड़के और लड़की में, कि यह अच्छा, लड़की अच्छा पढ़ सकती है, लड़का अच्छा पढ़ सकता है, सभी बराबर पढ़ सकते हैं। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक होता है इंफॉर्मेशन
और एक होता है नॉलेज। इसको कहते हैं सूचना और इसको कहते हैं ज्ञान। जो सूचना प्राप्त होती है बच्चे को बुक्स से, किताबों से या लाइब्रेरी से प्राप्त हो सकती है। यानी सूचना तो टेलीविज़न से, यानी कहीं से भी, ये रेडियो से बच्चे को सूचना मिल सकती है। बुक्स, लाइब्रेरी, टीवी, रेडियो से बच्चे को सूचना मिल सकती है। लेकिन जब बच्चा उसी को समझ जाता है, किसी भी सूचना को जब बच्चा समझ जाता है तो वही ज्ञान है। यानी जब तक बच्चा किसी बात को ना समझे तब तक उसके लिए सूचना है, और जब किसी बात को बच्चा समझ जाए तो वही समझी हुई बात बच्चे के लिए ज्ञान का काम करती है। और एनसीएफ 2005 ने इसी पॉइंट पर काम किया कि बच्चे को हमें ज्ञान देना है, हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है। एनसीएफ 2005 ने कहा कि बच्चे को हर चीज़ टीचर द्वारा बताई गई बात समझ आनी चाहिए। और इसमें एक बात और कही गई कि हमें टीचर को एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, और एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के द्वारा ही बच्चे को समझाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास एनसीएफ 2005। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। हमारे चैनल भर्ती टाइम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपके पास कोई सुझाव हो। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो आए हुए हैं, जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीटेट 2018 का पेपर है, फर्स्ट पेपर सीटेट 2018 का। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? तो अपनी समझ जो मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो मैंने अभी बताया था आपको इसकी शर्तों में बताया था कि बच्चे को हमें करके सीखने पर बल, यानी कंस्ट्रक्ट करना है, और रचनावाद पर जोर देना है। यानी बच्चे को, अब क्वेश्चन आप समझेंगे ये पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाया है, आप समझें कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसने कहा है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि बच्चे को करके सीखने पर बल दिया गया है। यानी बच्चा खुद करके सीखे, बाहरी वातावरण से जोड़ना है बच्चे को, उसके करके सीखने पर बल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल का प्रयोग करना है, यानी रचनावाद, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है, रचनावाद पर बल दिया गया है। इसके बाद एक पेपर और है, उस पेपर में देखेंगे, ये पेपर है सुपर टैट का 6 जनवरी 2019 का, सहायक अध्यापक परीक्षा का। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 142, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो एनसीईआरटी ने जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रस्तुत की है, ये 2005 प्रस्तुत की है, और ये मैंने अभी पढ़ाया, ये है एनसीएफ 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। हमने बहुत अच्छी ट्रिक से पहले भी कई वीडियो अपलोड की हैं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिए हैं आप इनको टच करके देख सकते हैं। बहुत अच्छी परिभाषाएं हमने जो कवर की हैं, एक बार देखने से ही आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। मनोवैज्ञानिकों के नाम से और उन परिभाषाओं में से कुछ वर्ड पकड़कर हमने कोरिलेट किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में हम 1 मिनट एनसीएफ 2005 से जुड़े कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वही हमने बुक्स से अलग करके ये आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 4 एनसीएफ में से निम्न में से कौन सा रचनावादी मनोविज्ञान पर आधारित है? रचनावादी यानी खुद रचना करनी है बच्चे को, तो 1975, 1988, 2000 और एनसीएफ 2005। तो ये एनसीएफ 2005 रचनावादी मनोविज्ञान पर आधारित है। निम्न में से किस मामले पर पुनः विचार करते हुए
एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 की पुनः समीक्षा की गई थी और एनसीएफ 2005 को अंतिम रूप दिया गया था। यानी एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 को 2 बार देखा गया कि कौन सा ठीक है और उनमें से 2005 को अंतिम रूप दिया गया। तो ये किसके कारण दिया गया था? पाठ्यक्रम का भार, परीक्षा के कारण तनाव, पाठ्यक्रम का लचीलापन, उपरोक्त सभी। यानी सभी हैं। पाठ्यक्रम का भार था बच्चों के ऊपर तो इसको भी हटाया गया था, परीक्षा के कारण तनाव था इसको भी हटाया गया था, पाठ्यक्रम का लचीलापन था। तो यानी इन तीनों बातों पर जोर दिया गया था, तो इस पर उपरोक्त सभी आएगा। अब एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद या संरचनावाद? तो संरचनावाद पर आधारित है। एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, तो रटने को तो बिल्कुल मना कर दिया था। समस्या हल करने पर, करके सीखने पर या ये सभी? जब करके रटने पर बल देने को मना किया है तो ये सभी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब समस्या हल करने पर या करके सीखने पर? तो समस्या हल करने से बेहतर ऑप्शन करके सीखने पर है और ये मैंने आपको पढ़ाया था शर्त में, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कौन सा कथन एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? ये देखना नहीं है। पाठ्यक्रम का भार बढ़ाने के लिए, कुछ प्रणालीगत परिवर्तन शुरू करने के लिए, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना। भारत के संविधान में जो निहित मूल्य हैं उनको बनाए रखना है, ये सही है। और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ये भी सही है। यहाँ पूछा है नहीं। और कुछ प्रणालीगत परिवर्तन शुरू करने के लिए, ये भी सही है। यानी पाठ्यक्रम का भार बढ़ाने के लिए नहीं है, ये गलत है, घटाने के लिए था। एनसीएफ 2005 से इसकी समझ प्राप्त होती है। एनसीएफ 2005 पे से व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद या संज्ञानवाद? तो रचनावाद की समझ प्राप्त होती है कि हमें खुद रचना करनी पड़ेगी। बच्चे को इस तरह से समझाना है कि बच्चा अपने आप ही रचना करनी सीख जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुमोदक, तानाशाह, आधिकारिक, सुविधादाता। यानी एक शिक्षक को फैसिलिटेटिव होना चाहिए, यानी फैसिलिटी देने वाला, सुविधा दाता होना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं लेकिन शिक्षक केंद्रीय रहता है। शिक्षक की तुलना में मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकियां अधिक महत्वपूर्ण है स्कूलों में। शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, दोनों बी और सी। तो सबसे पहले तो देखेंगे शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं नहीं कहा गया। और जब सी ये गलत है सी, तो बी एंड सी ये वाला भी गलत है। और जब ये गलत है तो इसमें बी भी गलत हो रहा है। और ये है शिक्षक की तुलना में मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकियां अधिक महत्वपूर्ण है स्कूलों में। यानी शिक्षक की तुलना में ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है कि मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं लेकिन शिक्षक केंद्रीय रहता है, यानी शिक्षक भी जरूरी है और ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ठीक लगता है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय संचालन समिति एक समिति थी, संविधान संचालन समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो कहीं इसके चक्कर में इस पर टिक मत कर देना, क्योंकि ये राष्ट्रीय संचालन समिति ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में ही है। तो ये जो है इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है जैसे कला और विरासत, शिल्प शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों पर ध्यान करता है, वो शांति शिक्षा पर बल देता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर भी बल देता है, कला और विरासत, शिल्प शिक्षा पर भी बल देता है। तो उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि 25 से 40% प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एनसीएफ 2005 कहता है कि 25 से 40% प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार के होने चाहिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए, परिशिष्ट, विकल्प, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी शिक्षा की जो प्रौद्योगिकी चल रही है इसको परिशिष्ट यानी पूरक माना जाना चाहिए, कि हमारी जो शिक्षा है जो परिशिष्ट माना जाना चाहिए। जो हम प्रौद्योगिकी है इसको शिक्षा के का दूसरा अन्य भाग मानकर इसको शिक्षा का पूरक माना जाना चाहिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को परिशिष्ट माना जाना चाहिए, सप्लीमेंट मानना चाहिए या संपूरक कह सकते हैं।
एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। तो इस कथन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सहमत हैं, दृढ़ता से सहमत हैं, असहमत हैं या बिल्कुल असहमत हैं? तो असहमत तो हम कहेंगे नहीं, असहमत तो है नहीं। अब सहमत हैं या दृढ़ता से? तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम इसको ज़्यादा वरीयता देंगे कि हम दृढ़ता से सहमत हैं, क्योंकि बच्चे फेल नहीं होते। बच्चों की जो स्कूल की विफलता का संकेत बच्चे देते हैं कि स्कूल में कहीं न कहीं कमी रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य द्विभाषावाद, सिर्फ अंग्रेजी, कोई भी नहीं, तो सिर्फ अंग्रेजी काट देंगे। द्विभाषावाद नहीं है, अंग्रेजी सिखाने का मतलब है हमें बहुभाषावाद यानी कई भाषाओं का सिखाया जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप क्या है? तो इसका विस्तार रूप है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 या नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, या इसको कह सकते हैं दूसरा नाम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो ये ठीक है। तो ये देखो कैसे घुमाया है क्वेश्चन, जो मेन आंसर था वो हिंदी में, बाकी सब इंग्लिश में करके दे दिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बगैर पढ़े गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़कर जाना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश और डैश है, कैसा है? सक्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है। तो अधिगम जो है अपने चरित्र में एनसीएफ 2005 के अनुसार सक्रिय और सामाजिक है, यानी समाज से जोड़कर शिक्षा देनी है, मैंने अभी पढ़ाया था, और बच्चे को सक्रिय भागीदार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह जानने के लिए अधिक उपयोगी है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें, यह कथन है। क्या यह जानने के लिए अधिक उपयोगी है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें, कि यह कथन किसका है? तो ये कथन है डेविड व्हीलर का, कि यह जानने के लिए उपयोगी ये ज़रूरी है कि गणित जानना तो है ही, लेकिन उसकी तुलना में गणित करें कैसे, जानना बाद में, पहले करें कैसे, पहले ये सीखना है। ये कथन डेविड व्हीलर का है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है, यानी 2005 के अनुसार जो गणित की शिक्षा का लक्ष्य है क्या? संख्यात्मक कौशल विकसित करें, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाना, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण, या बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें, यानी बच्चे की विचार प्रक्रिया का हमें गणित करना है। ये भी सही लगते हैं ऑप्शन, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, समझना है पहले बच्चे की विचार। जब बच्चे को जहाँ ज़्यादा वरीयता दी जाए, बच्चे को पॉजिटिव रखा जाए, उसकी पिटाई ना की जाए, बच्चे को जो भी करे उसको सही माना जाए, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चे के जो हित में हो उनको सही माना जाता है। तो बच्चे के विचार प्रक्रिया को इसमें लिया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन डी ठीक है। कौन सा कथन कक्षा में पाठ्यपुस्तक कौन सा कथन कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इनको पढ़ेंगे हम कथनों को। वे राष्ट्र के एक राज्य में सीखने में एकरूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं, वे संसाधन भूखे संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं, या वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमें सही लग रहे हैं, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वे राष्ट्र के एक राज्य में सीखने में एकरूपता बनाए रखते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम में के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। वे संसाधन भूखे संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। हो सकता है हम इसको एक बार काट दें, लेकिन ये ठीक से लग रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। कौन से? पाठ्य पुस्तक जो हैं वे कक्षा में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं और पाठ्य सामग्री होती है उनमें से कोई एक होते हैं। इस प्रकार हमने जो आज एनसीएफ 2005 कवर किया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, और कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।